गुजरात में शहर शहर पानी का कहर जारी है। गुजरात के आसमान से आफत बनकर बरस रही बारिश अब लोगों की मौत की वजह भी बन चुकी है। कुदरत की मार गुजरात के हर जिले में पड़ रही है। ऊपर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करके लोगों की सांसें फुला दी हैं। ये तो अभी ट्रेलर है, तबाही की पिक्चर अभी बाकी है। ये बारिश लाएगी बर्बादी वाली सुनामी। गुजरात में जल तांडव का सितम। आसमानी आफत पर आया रेड अलर्ट। गुजरात पर बादल बम का खतरा। कुदरत के आगे यह इंसानी सरेंडर है। लगभग पूरा गुजरात इस वक्त गरजते बादल और बरसते पानी के कब्जे में है। गुजरात का शहर शहर इस वक्त बारिश के कहर से डरा हुआ है। यहाँ आसमान से बरस रही आफत लोगों की मौत का कारण बन रही है। अहमदाबाद के मीठाखली इलाके में आज सुबह 3 मंजिला घर गिर गया। 4 लोग मलबे में धंस गए, जिनमें से 3 का रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन एक की दर्दनाक मौत हो गई। कई जगह पर बारिश हादसों की भी वजह बन रही है। केवड़िया में लो विजिबिलिटी और स्लिपरी रोड के कारण एक कार और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में कार सवार शख्स की मौत हो गई, जिसकी पहचान इंजीनियर तेजस केदारिया के रूप में हुई है। उधर साबरकांठा के मंथासुर गांव के तालाब में कूदकर एक युवक और युवती ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला। जूनागढ़ में तबाही का मंजर तो आप हर रोज देख रहे हैं। जूनागढ़ के लगभग सभी गाँव जलमग्न हो चुके हैं। रिहायशी इलाकों में मानो नदियां बह रही है। मंदिर, घर, मकान सब कुछ डूब चुका है। लोगों की कमर तक पानी पहुंच गया है। यहां बीमारियों ने अपना घर बना लिया है। ये गुजरात का साबरकांठा शहर है, जहां अंडरपास में जलभराव होने की वजह से रोडवेज की एक बस फंस गई। शहर की सड़कें, गलियां पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। एक और गली में ग्रे कलर की इको बन पड़ गई, जिसे लोग धक्का लगाते हुए नजर आए। ग्रामीण इलाके में पानी के जलजले की मार झेल रहे हैं। લોકો 100 લોકોને અહીંયા બચાવવામાં આવ્યા છે, 100 પશુઓને બચાવવામાં આવ્યા છે અને હાલ જે પ્રમાણે સ્થિતિ છે એ પ્રમાણે ભારે નુકસાન થયું છે અને હજુ પણ વરસાદ પડશે તો ગામને ભારે નુકસાન થવાનું. 25 થી 30 લોકોને આપણે અહીંયા રેસ્ક્યુ સવારી કરાવેલું અને 60 થી 100 ની આસપાસ જેટલા પશુઓને આપણે સવારી બહાર કાઢે. હાલ પરિસ્થિતિ નોર્મલ છે અને જો વધુ પરિસ્થિતિ મળે તો એ લોકોને અહીંયા આપણે ભેગા કરી સમજીએ છીએ. जो वरसादी परिस्थिति है अगमचेतीना पगला लेवाना था। ग्रामीण इलाके भी पानी के जलजले की मार झेल रहे हैं। अरावली में आसमान से बरसी आफत के बाद लांग बांध के 2 गेट खोल दिए गए हैं, जिसके बाद कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। निचले इलाकों में बनी झुग्गी झोपड़ियां पानी में डूब चुकी हैं। पानी के तेज बहाव के आगे स्थानीय लोग बेबस नजर आए। वहीं मेन रोड पर एक बस कीचड़ में धंस गई। ड्राइवर की लाख कोशिशों के बावजूद बस नहीं निकल पाई। उधर ग्रामीण इलाकों का हाल ये है कि लोग पानी में तैरकर रास्ता पार करने को मजबूर हैं। राजकोट में एक बड़ी सी एक्सयूवी कार बारिश के पानी में फंस गई। लोग तो निकल गए, लेकिन गाड़ी नहीं निकल पाई। राजकोट में भारी बारिश की वजह से पूरा शहर अस्त व्यस्त हो गया। यहाँ नदी नाले सभी उफान पर आ गए हैं। पानी का भयंकर रूप देखकर लोग सहम गए हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि अब हालत सामान्य कब होंगे। वरसाद तो साहब घणो पड्यो छे, पाणी घणो छे, ખેતરમાં નુકસાન ખૂબ થયો છે. બરોબર, નુકસાન જ છે. આ પાણી ભરાઈને 4 દાડાથી 2 દાડાથી પાણી ભરાયેલું પડ્યું. હજી 2-3 દિવસ રહેશે એટલે મગફળી તો સાફ થઈ જવાની છે. मोरबी में जेतपुर रोड पर नहर के पानी ने अपना कब्जा जमा लिया, जिसमें एक इनोवा कार पानी में फंस गई। कार सवार लोगों ने कई घंटों तक कार की छत पर बैठकर अपनी जान बचाई। महिसागर जिला भी कुदरत की मार से अछूता नहीं रहा। यहाँ बारिश की वजह से हुए जलभराव ने पूरे शहर को ठप कर दिया। बाजार, दुकानें सब कुछ बंद रखना पड़ा, जिससे लोगों की दुकानदारी भी चौपट पड़ गई। મહીસાગર જિલ્લાના લુણાવાડામાં ભારે વરસાદ વરસ્યો છે, તેમજ સમગ્ર જિલ્લામાં પણ સાર્વત્રિક વરસાદ વરસ્યો છે. જિલ્લાના વડા મથક લુણાવાડામાં વહેલી સવારે 6 થી 8 વાગ્યા દરમિયાન 3 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસ્યો છે. વરસાદ વરસવાને કારણે રોડો પર અને તેમજ નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા હતા, જેના કારણે રાહદારીઓ અને વાહન ચાલકોને વહેલી સવારમાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો.
अरावली बस डिपो से जिला प्रशासन की पोल खोलने वाली तस्वीरें भी सामने आई है। पूरे बस डिपो पर जहां भी नजर गई, बड़े बड़े गड्ढे पानी से लबालब दिखाई पड़े, जिससे एक गाड़ी यूं बचकर निकलती हुई नजर आई। ये पोरबंदर के खेत की तस्वीर है, जहां बरसाती पानी ने झरने का रूप ले लिया है। किसानों की सारी मेहनत पर यहां भी पानी फिर गया है। बनासकांठा के कई गांवों में भारी बारिश की वजह से खेतों ने जल समाधि ले ली है। किसानों को डर है कि ये बारिश उनकी मेहनत को बर्बाद करके ही मानेगी। બનાસકાંઠાના ધાનેરા તાલુકાના માવતરા ગામમાં સાહેબ અત્યારે 30 ભારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે અને સાહેબ હાલ ખેતર પાણીના પૂરા ભરાઈ જાય 1200 ફૂટના તળ ઊંડા જવાના કારણે પાણી પણ બિલકુલ નહોતો એ સાહેબ ખુશીનો તો કોઈ પાર જ નથી। हिम्मतनगर और बडाली में भी इंद्रदेव के प्रकोप से खेती नहीं बच पाई। यहाँ कई गांवों में खेती बारिश के पानी से बर्बाद हो गई। अमरेली में तो नियाग्रा फॉल जैसा दृश्य देखने को मिला, जिसे लोग अपने कैमरों में कैद करते हुए नजर आए। उधर मौसम विभाग ने गुजरात में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है, यानी आसमान से बरस रही आफत हाहाकार मचाने को तैयार है। बाढ़ बारिश वाला आफत काल जिंदगी पर और कितना भारी पड़ेगा, इसका अंदाजा तबाही की इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। आज तक ब्यूरो। देवभूमि द्वारिका से सामने आए लव जिहाद के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। गुजरात पुलिस पिछले 5 दिनों से अगवा हुई बच्ची तक पहुंचने में कामयाब रही है, जिसके बाद लड़की के परिजनों और हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन थोड़ा नरम पड़ गया है। देवभूमि द्वारिका में जारी इस बवाल के थमने का वक्त आ गया है, क्योंकि लव जिहाद के ट्रैप में फंसी ओखा की जिस लापता बेटी के लिए हिंदू संगठनों का ये हुजूम सड़कों पर उतरा था, उसे पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया है। खबर मिली है कि पुलिस ने अहमदाबाद से लड़की को बरामद किया है। साथ ही लड़की को लव जिहाद के ट्रैप में फंसाने वाले युवक को भी धर लिया गया है। अब दोनों की जांच कराई जाएगी और अगर कोई अपराध सिद्ध हुआ तो युवक को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए भी तैयारी हो गई है। आपको बता दें कि नवसारी के बाद गुजरात के द्वारका में एक बार फिर उसी लव जिहाद का मुद्दा गरमाया है, जिससे गुजरात के अलग अलग गांव शहरों की शांति भंग हो रही है। द्वारका की एक बेटी पिछले 5 दिनों से लापता थी। उसे बचाने के लिए मां मीडिया वालों के सामने गिड़गिड़ाती हुई नजर आई थी। મારી દીકરીને રાજી ખુશીથી પરણાવી બધા આખા સમાજને ખબર છે અમે કેવી રીતે લગ્ન કર્યા। મારી દીકરી બહુ જ રાજી હતી, એના હારે શું ઘટના બની છે મને કાંઈ જ ખબર નથી। હવે તો હું હિંમત હારી ગઈ છું કે બસ મારી દીકરીને મારે મોઢું જોવું છે, બસ મારી દીકરીને ન્યાય મળે। આખા સમાજને હું કહું છું કે મારી દીકરી મને ગમે ત્યાંથી ગોતી દો। હું તમારા આગળ પ્રાર્થના કરું છું કે મારી દીકરી મને ગોતી દો। द्वारका शहर की बेचैनी समझी जा सकती है। रोज रोज हो रही लव जिहाद की घटनाएं महामारी की तरह सामने आ रही है। इस समस्या का सरोकार पूरे समाज से है। नवसारी का मुस्लिम समुदाय भी ऐसे कृत्य की खुलेआम निंदा कर चुका है। जरूरत है कि सरकार और प्रशासन भी उतनी ही गंभीरता दिखाए, उतनी ही संजीदगी से लोगों की बात सुने। द्वारका से रजनीकांत जोशी और अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने वडोदरा और पंचमहल में एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाने पर लिया। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ ही सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का गुजरात दौरा। वडोदरा और पंचमहल में जनसभा को किया संबोधित। सीएम भूपेंद्र पटेल, सीआर पाटिल समेत तमाम बड़े नेता मौजूद। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी के चलते पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात दौरे पर हैं। वडोदरा में जेपी नड्डा ने कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भारी बारिश के बीच बाइक रैली करते हुए भव्य स्वागत किया। इस बीच जेपी नड्डा ने सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस को अपने निशाने पर रखा। राहुल पर तंज करते हुए नड्डा ने कहा कि वो मोहब्बत की दुकान नहीं, नफरत का मेगा मॉल चला रहे हैं। आदरणीय मोदी जी 140 करोड़ की जनता के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको मजबूती प्रदान कर रहे हैं, और तुमको तकलीफ हो रही है और तुम कहते हो कि तुम देश के भक्त हो।
और तुम कहते हो कि मैं मोहब्बत की दुकान चला रहा हूं। सारे नफरत करने वाली बातें तुम करो और फिर बोलो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। तुम नफरत का मेगा मॉल चला रहे हो, याद रखना, इस बात को आप समझ लेना। बीजेपी की इस सभा में कार्यकर्ताओं का जोश भी देखने को मिला। भारी बारिश के बीच भी रैली में लोगों का काफी हुजूम उमड़ा था। जनसभा में सीएम भूपेंद्र पटेल, गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल, प्रदेश महामंत्री प्रदीप सिंह बाघेला समेत तमाम बड़े नेता मौजूद थे। जहां 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पार्टी की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। જ્યારે જ્યારે કામ કર્યું છે તો કોઈ દિવસ નાના સ્કેલ ઉપર અથવા તો કોઈ પણ એક શહેર કે એક ગામ પૂરતી વાત નથી કરી। હર હંમેશ એમણે જ્યારે જ્યારે ડેવલપમેન્ટમાં જે જીવન જરૂરી ડેવલપમેન્ટ કર્યું તો આખા ગુજરાતનો વિચાર કરીને કર્યો। પછી એ પાણી હોય, રોડ રસ્તા હોય કે લાઇટ હોય કે સ્વાસ્થ્ય સુવિધા હોય, આ દરેકે દરેક વ્યવસ્થા મોટા સ્કેલ ઉપર કરી અને આજે આખા ગુજરાતનો જેમ વિચાર કર્યો એમ જ આજે 9 વર્ષમાં માન્ય નરેન્દ્રભાઈએ પણ આખા દેશમાં પણ એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત એટલે આખા ભારતનો વિચાર કરી અને હર હંમેશ એમણે काम કર્યું। वहीं इससे पहले पंचमहल के गोधरा में भी नड्डा ने एक सभा को संबोधित किया। यहाँ भी पीएम मोदी के 9 साल पूरे होने पर एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया था। मतलब साफ है कि बीजेपी अपने गढ़ को मजबूत बनाने के साथ ही पूरे प्लान के साथ 2024 चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी का फोकस गुजरात पर ज्यादा है। बीजेपी गुजरात विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत को लोकसभा में और बड़ा करना चाहती है। वडोदरा से मृत्युंजय पाठक और पंचमहल से शार्दुल ठाकुर के साथ आज तक ब्यूरो। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारी करने में जुटी हुई हैं और इसी बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए गांधीनगर से अपना नामांकन भर दिया है। इस दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने आज तक से एक्सक्लूसिव बात की है। उन्होंने इस दौरान मोदी सरकार में बिताए गए अपने 4 साल के अनुभवों को भी साझा किया है। इसके साथ ही उन्होंने विदेश में पनप रही खालिस्तानी ताकतों पर अंकुश लगाने की भी बात कही है। गुजरात से एक बार फिर राज्यसभा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नामांकन किया है और उसके साथ ही उनका राज्यसभा में चुना जाना भी जो है वो तय हो चुका है। हम उनसे ही बात करते हैं कैसा उनका कार्यकाल रहा और किस तरह से आगे का काम रहेगा। सर, पहले तो आपको बधाई, आपने नामांकन कर दिया और आपकी जीत भी तय मानी जा रही है। आपका 4 साल का कार्यकाल कैसे रहा राज्यसभा का और क्या काम किया आपने गुजरात में जो मॉडल यहाँ पे मॉडल विलेज बनाया था, किस तरह का आपका अनुभव रहा? देखिए, एक तो पिछले 4 साल में मेरा सौभाग्य था कि मुझे गुजरात के साथ जुड़ने का अवसर मिला और मैं ये फॉर्मेलिटी के शब्द नहीं है कि सचमुच मुझे गुजरात से सीखने को बहुत मिला। और जब मैं भारत की पहचान, भारत के हित, भारत की जो बात जब मैं बाहर रखता हूँ, दुनिया के सामने रखता हूँ, तो इसमें बहुत सारे अनुभव हैं जो गुजरात से मैं ले गया हूँ। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा। अभी अभी काशी में हमारी G20 की डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की बैठक हुई। तो आप जानते हैं कि डेवलपमेंट जो मंत्री लोग जो मिलते हैं कि तो नॉर्मली पॉलिसी की बात होती, नीतियों की बात होती। मैं उनको संक्षिप्त में समझाना चाहता था कि भारत में परिवर्तन क्या हो रहा है। तो मैंने गुजरात में, क्योंकि जो नर्मदा जिला जो है उसके साथ मेरे जो MP लैड्स कार्यक्रम जो है वो सब प्रोग्राम सब वहीं हैं, तो मैंने नर्मदा जिला का उदाहरण लिया। उस पर एक छोटा सा फिल्म बनाया कि नर्मदा जिले में पिछले 9 साल में क्या, और जो आंगनबाड़ियों में जो हेल्थ साइड में जो एम्प्लॉयमेंट, रोजगारी जो है, जो ट्राइबल कम्युनिटी की सोच, और वहाँ जो हमने तो जो फिल्म जो दिखाया था वो गुजरात का दिखाया था। जो हमने गिफ्ट दिया वो भी गुजरात के गिफ्ट थे और वो ऐसे गिफ्ट थे जो माने एक किस्म से जो यहाँ जो परिवर्तन होता है उसको दर्शाता है। जैसे अब बनाना लीफ रिसाइकल उसका कुछ दिया, पाइनएप्पल का कुछ दिया। तो एक किस्म से मैं कहूँगा कि गुजरात में जो परिवर्तन आया है
वो मेरे लिए दुनिया को समझाने में बहुत काम आया। तो एक तो है कि गर्व का विषय है कि मैं गुजरात की ओर से मैं राज्यसभा में हूँ, पर उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि मेरे लिए गुजरात के अनुभव जो है वो मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है। अभी का जो मुद्दा है, चाहे वो कनाडा हो, यूके हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो, खालिस्तानी जो समर्थक हैं वो वहाँ पे भारतीय एम्बेसी को टारगेट कर रहे हैं। उस पे भारत का क्या रुख रहेगा और किस तरह से वहाँ पे जो बात की जा रही है ये चुनौती कब तक सॉल्व होगी? नहीं, देखिए ये विषय जो है कुछ ऐसे देश हैं, उनकी प्रशासन भी ऐसी है जिन्होंने हमारे विचारों को पूरा समझा है और वो जो हैं इसकी खंडन करते हैं और उन्होंने कुछ लोगों ने स्पेस दिया है, कुछ ने नहीं दिया है। तो हमारी कोशिश होगी कि लोग समझें। देखिए, कभी कभी स्वाभाविक है या नहीं भी है कि लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी को लेकर बयान दिया है, तब से ये मुद्दा गुजरात समेत देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है। अब नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा सीट से विधायक और आम आदमी पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष चैतर वसावा ने इस पर बयान दिया है। उन्होंने पार्टी के मत से हटकर बयान देते हुए कहा है कि अगर पार्टी यूसीसी का समर्थन करती है तो वो इस्तीफा दे देंगे। इसी को लेकर चैतर वसावा ने नर्मदा जिले में राजपीपल के सरदार टाउन हॉल में एक बैठक भी की थी, जिसमें राज्य की विभिन्न जिलों के प्रतिनिधि और आदिवासी नेताओं ने एकजुट होकर यूसीसी का विरोध किया है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर मध्य प्रदेश के एक बीजेपी नेता और पर्यावरण प्रेमी विनय जांगेड़ ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने सुवासरा विधानसभा में हर घर पौधा घर घर पौधा अभियान चलाने का फैसला किया है। इसके साथ ही वो पीएम मोदी के सपनों को अलग अलग तरीके से धरातल पर उतारने के लिए काम कर रहे हैं।